इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद है। भारत एक ऐसा अखंड भारत था जिसका क्षेत्रफल बर्मा से लेकर श्रीलंका और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। भारतीय शासन चलाने के लिए जिस पुस्तक का सहारा लिया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के आधार पर ही देश का शासन चलता है। अब देखते हैं संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ की चर्चा है। भाग 6 में राज्य का विवरण दिया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को रखा गया है। भाग 8 में राज्य क्षेत्र आएगा। भाग 9 में पंचायत राज आएगा। 9 के ए में नगर पालिका आएगा। 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आएगा। 11 में आएगा संघ और उसके संघ और राज्यों के बीच के संबंध। 12 में आएगा वित्त संपत्ति तथा उस पर बात विचार। 14 में आएगा संघ और राज्यों के अधीन क्या क्या सेवाएं हैं। 16 में आएगा वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा का विवरण है। 18 में आपात उपबंध का विवरण किया गया है। 19 में प्रकीर्णन है। 20 में संविधान का संशोधन किस तरह से किया जाएगा। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध का विवरण है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्रगत पाठ और का विवरण है। अनुसूची देखते हैं। टोटल 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अब प्रत्येक भाग के सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। भाग एक में राज्य और उसका राज्य क्षेत्र का विवरण किया गया है। अनुच्छेद एक में यह बात बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ही ये बात कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। यूनियन एक ऐसा संघ होता है जो आसानी से नहीं टूट सकता है। संघ 2 प्रकार के होता है। एक संघ को यूनियन बोला जाता है, दूसरे संघ को फेडरल बोला जाता है। फेडरल ऐसा संघ होता है जो कुछ समझौता करके जुटा हुआ होता है और वो अपने समझौता रूल को आसानी से अलग हो सकता है। और तीसरा होता है कन्फेडरल, जिसका हिंदी होता है परिसंघ। ये राज्य ऐसे होते हैं जब मन चाहे तब आसानी से टूट सकते हैं। राज्यों को पहली सूची में रखा गया है। भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राज्य
भारत में कुल 28 राज्य हैं। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, अभी कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा जो क्षेत्र रखा गया अर्जित क्षेत्र, अभी तो कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। पहले जब सिक्किम जुटा था तो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उसको पूर्ण रूप से 1975 में भारत में मिला लिया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 2, ये वाला जो है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये बात बोला गया है कि कोई विदेशी राज्य यदि भारत में मिलना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाएगा। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यानी सूचना देकर किसी राज्य को भारत में मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। यह 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य अनुच्छेद 2 के ए के तहत मिलाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह पूर्ण रूप से 22वां राज्य बन गया। अब आगे देखते हैं। अगला जो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये बात बताया गया कि जो हमारा 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम उसके सीमा में परिवर्तन कैसे करेंगे, उसके नाम में परिवर्तन कैसे करेंगे, उसका नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। और यदि 2 राज्य को तोड़ना होगा तो इसमें भी हम राष्ट्रपति को सूचना देकर आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा था 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड टूटा था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को टूटा था। भाग 4 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जो अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसको राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य होता है, और जो इससे बाहर रखा जाता है, 368 के बाहर रखा जाता है जिस अनुच्छेद को, उसको सिर्फ संसद में 50% के बहुमत से पारित करके उसको उस राज्य के 50% के बहुमत पारित करके उस राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जब किसी राज्य के सीमा और राज्य में परिवर्तन किया जाएगा तो अनुसूची 1 और 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। अगला भाग हम 2 देखेंगे। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक का विवरण है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का भाग 2 में विवरण किया गया है। भाग 2 के अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के तहत जो भारत में उस समय जो व्यक्ति रह रहे थे, यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ
तो उस समय जो व्यक्ति भारत में रह रहा था उसको अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 5 के तहत 3 तरह से नागरिकता दिया जाता है। पहला, उसके जन्म के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। दूसरा जो बात कहा गया है, उसके माता पिता का जन्म यदि भारत में हुआ है तो भी उसको नागरिकता दिया जाएगा। तीसरा बात ये कहा गया है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यदि वो व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। अगला नंबर आता है ये अनुच्छेद 6 का। अनुच्छेद 6 में ये बात कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दिया जाएगा। और 6 में परमिट की बात कही गई है। 19 जुलाई 1948 को परमिट लागू किया गया था। इसके तहत भी 2 तरह से नागरिकता दिया जाता है। पहले जो 19 जुलाई 1947 से पहले जो आ गए उनके लिए परमिट अलाउ नहीं थे, इसलिए कुछ समय परमिट लागू ही नहीं था, तो परमिट नियम उसको फॉलो नहीं करना था। और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया था उसको परमिट भरना होता था और 6 माह परमिट भरने के बाद 6 माह के बाद उसको नागरिकता दे दिया जाता था। अगला अनुच्छेद आता है 7। अनुच्छेद 7 के तहत वैसे नागरिकों को नागरिकता दिया जाता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, लेकिन वे वापस फिर भारत आ गए। उनको 6 माह के रजिस्ट्रेशन कराना होता था और रजिस्ट्रेशन के 6 माह बाद उसको नागरिकता दे दिया जाता था। अगला जो आता है अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 के तहत वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता था जो भारत के बाहर रह रहे हैं, किसी न किसी कारण से कोई जॉब करने के लिए भारत से बाहर गया था या कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत में से बाहर गया था, और वो उसके माता पिता और ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दे दिया जाता है जिसका माता या पिता भारत के नागरिक हैं और उनका जन्म विदेश में हो गया है, वैसे व्यक्ति को नागरिकता दे दिया। अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दे दिया जाता था। अनुच्छेद 8 के तहत उसको नागरिकता मिल जाता था। अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक केवल उस समय की स्थिति के कंट्रोल करने के लिए अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक ये नियम बनाया गया था नागरिकता देने के लिए। अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के तहत वैसे व्यक्ति जो विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया, अनुच्छेद 9 के तहत वैसे व्यक्ति जो विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया उसको भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता था, यानी अभी भी वो समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 10
वैसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीना जाएगा जब तक वो देश विरोधी बात न करे। अनुच्छेद 10 के तहत उसका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक वो देश विरोधी कोई कार्य न करे। अगला नंबर आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि भारत का जो सांसद है, गृह मंत्री, भारत के सांसद इस पर कानून बनाएगा। इस कानून नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय के है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 से नागरिकता दिया जाता है तथा अनुच्छेद 9 और 10 से नागरिकता समाप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं। नागरिकता देने के प्रथम बार जो कानून बना था 1955 में बना था, नागरिकता अधिनियम 1955। पूछेगा कि प्रथम बार नागरिकता का कानून कब बना, तो 1955 होगा। और पहली बार सुधार कहेगा नागरिकता में, पहली बार सुधार तो 1986 में पहली बार सुधार हुआ था। उन्नीस सौ 1955 में जो कानून बना तो उसको 5 तरह से नागरिकता दिया जाता था, 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता था। पहला, उसके जन्म के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। जो बहुत ही इसका दुरुपयोग हुआ और बाद में 2003 में इसमें संशोधन करके ये बात बोला गया कि वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा जिसको माने यहाँ जो उसके माता या पिता कोई एक भारत में रहता हो, उसका वैवाहिक संबंध का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट हो, उसी को नागरिकता दिया जाएगा। दूसरा जो था वंश के आधार पर दिया गया था। इसमें सबसे पहले वंश तो पिता से लिया जाता है, इसलिए 1955 में जो कानून बना था वो पिता के वंश के अनुसार नागरिकता दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो लेडीज लोग थी वो केस कर दे, उसके बाद 1992 में माता या पिता कोई जो दो में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। तो तीसरा जो है पंजीकरण के आधार पर, जिसका जो भारत में रह रहा है वो भारत में रहकर विवाह कर लिया, 7 वर्ष वो भारत में अपना जीवन गुजार चुका है, अच्छा से उसका होगा तो रजिस्ट्रेशन कराएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद गृह मंत्रालय देखेगा इसका बिहेवियर कैसा है। 7 वर्ष उसको भारत में रहना अनिवार्य है और 7 वर्ष के बाद वह रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन के आधार पर दे। अगला जो है देशीकरण, चौथा जो है देशीकरण। यदि कोई कला के क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक हो या और वो हमारे भारतीय भाषाओं का 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा 8वीं अनुसूची का जो हमारे 22 भाषा है उसमें से कोई एक भाषा 22 भाषाओं में से 22 भाषा में से कोई एक भाषा
यदि वो व्यक्ति जान रहा है तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन ये इसमें शर्त है कि उसको 10 वर्ष वो भारत में गुजार चुका हो। 5वां नंबर पर जो 5 नागरिकता दिया जाता है वो अर्जित भूमि। जैसे मान लिया जाए कि सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, तो इसको 5वां विधि द्वारा इसको नागरिकता दिया जाएगा। और यदि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाएगा तो पाकिस्तान के सारे नागरिक को भी हम नागरिकता दे सकते हैं। इसी तरह यदि और किसी भी देश को भारत में मिला लिया जाएगा तो देशीकरण के तहत अपने आप उसको नागरिकता मिल जाएगा। और 3 तरह से नागरिकता देने के 5 नियम, जिस तरह से नागरिकता देने के 5 गो नियम है, उस तरह से नागरिकता खत्म करने के लिए भी 3 गो नियम है। पहला, उसका यदि वो विदेश से नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको उसका भारतीय नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है बर्खास्त। उसको केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय किसी तरह से बर्खास्त कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो विधि है, वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई विरोधी काम करता है तो उसको उसकी नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। जो हमारा नागरिकता देने का कानून है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता जो ब्रिटेन से लिया गया है, ये एक हरी भारत में एक हरी नागरिकता है। प्रथम बार संशोधन 1955 हुआ था, 1986 में हुआ था। प्रथम नागरिकता का कानून 1955 में बना था और नागरिकता पर कानून गृह मंत्रालय बना सकती है।